Hello students, welcome to this online lecture series of heat and mass transfer. This is the second lecture of heat and mass transfer. In the previous lecture, we have discussed about the modes of the heat transfer. हमने modes of the heat transfer के बारे में बात करी थी लास्ट लेक्चर में, और हमने बात करी थी कि जो कंडक्शन होता है हमारा किसी भी सॉलिड बॉडी में, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी इन सॉलिड बॉडी जो होती है वो किस किस का फंक्शन होती है। तो बेसिकली जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है या जो कंडक्टिविटी होती है सॉलिड बॉडी में, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। द माइग्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन डिटेल, लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज वी विल ऑल्सो डिस्कस द वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी with temperature, as well as we will discuss the range of thermal conductivity for various metals, liquids as well as gases, ठीक है। तो हम इन सब के बारे में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो कंडक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और कंडक्शन में जैसा कि मैंने बताया था कि कंडक्शन इज अ मोड इन विच द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट से होता है, और इसके लिए कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट का होना जरूरी है, ठीक है। तो जो हीट कंडक्शन होता है, जो कंडक्शन होता है, दैट इज गवर्न्ड बाय द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। अगर आपको निकालना हो कि कितनी रेट से हीट ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए आप कौन सा यूज करेंगे? फूरियर लॉ यूज करेंगे, अगर आपका कहीं भी कंडक्शन हो रहा है तो, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्या होता है। इट स्टेट्स दैट rate of heat conduction per unit area or heat flux is directly proportional to the temperature gradient, ठीक है। तो इसने ये बोला कि जो रेट ऑफ हीट फ्लक्स है, जो रेट ऑफ हीट कंडक्शन है पर यूनिट एरिया, या जो आपका हीट फ्लक्स है, दैट मींस द Q by A, this Q by A is directly proportional to dt by dx, okay। So if you want to remove this proportionality sign, अगर हम ये proportionality sign हटाना चाहते हैं, तो we can write down this as Q by A is equal to minus K into dt by dx. So this can be written as Q by A is equal to minus K dt by dx, or it can be written as Q can be written as minus Ka dt by dx. So this is the heat transfer, ठीक है। So if you'll see this diagram, this is a slab, एक स्लैब है ये यहाँ पे, ठीक है। और इस स्लैब में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमने इधर डायरेक्शन बनाई हुई है या डिस्टेंस बनाया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर रखा हुआ है। एंड दिस इज वन ऑफ द स्लैब हैविंग अ थिकनेस ऑफ L, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है? L है। लेट अस अज्यूम द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज T1 एंड द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज T2। यहाँ पे टेम्परेचर हमने T1 मान लिया, और यहाँ पे टेम्परेचर हमने मान लिया T2, एंड देयर इज अ लीनियर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन T1 एंड T2। T1 और T2 के बीच एक लीनियर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है, एंड हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस स्लैब in this perpendicular direction, perpendicular to this slab, we are transferring the amount of heat Q, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर होगी दैट कैन बी फाइंडेड आउट बाय यूजिंग दिस फूरियर लॉ। इस फूरियर लॉ का यूज करके आप ये निकाल सकते हो कि इस स्लैब में कितनी हीट या इस स्लैब से कितनी हीट ट्रांसफर होगी, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट जो हीट कंडक्शन होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि T1 टेम्परेचर हमारा ज्यादा है और T2 टेम्परेचर हमारा कम है, ठीक है। तो इस लॉ में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो Q by A है, इसमें हमने एक माइनस साइन लगाया है। तो वाई दिस माइनस साइन इज प्लेस्ड? बिकॉज दिस द वैल्यू ऑफ दिस dt by dx, ये जनरली जो dt by dx होता है दैट इज नेगेटिव, बिकॉज द हीट फ्लो ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट जो आपका जो dt by dx है, इसकी वैल्यू हमेशा आपकी क्या रहती है? नेगेटिव रहती है, ठीक है, बिकॉज द हीट ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस Q शुड बी पॉजिटिव, दिस Q इज डिफाइंड एज पॉजिटिव क्वांटिटी। Q को हमने एक पॉजिटिव क्वांटिटी डिफाइन किया है, तो फॉर मेकिंग दिस Q पॉजिटिव वी विल टेक दिस साइन टू बी नेगेटिव हियर, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमने एक नेगेटिव साइन लगाया है कि ये आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया, इसकी वजह से जो हमारा Q होगा दैट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज dt by dx विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो आपका हीट ट्रांसफर होगा वो हमेशा किधर होगा? टुवर्ड्स अ लोअर टेम्परेचर होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर लिखोगे तो दिस विल बी dt by dx विल बी T2 minus T1. So T2 minus T1, as you will know, T1 is higher and T2 is lower, as well as dx is here L,
ठीक है। तो T2/T1 और ये आपका L है यहाँ पे dx, तो ये देखिए आपका जो T1 है वो बड़ा है, तो ये जो इंटायर क्वांटिटी आएगी ये आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। सो फॉर बीइंग Q टू बी पॉजिटिव द नेगेटिव साइन हैज बीन प्लेस्ड हियर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि Q क्या है, तो Q यहाँ पे डिनोट कर रहा है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन वाट, ठीक है। ये आपका वाट में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बता रहा है, ठीक है, या किलो जूल पर सेकेंड आप बोल सकते हो कि किलो जूल पर सेकेंड में आपका ये हीट ट्रांसफर बता रहा है, ठीक है। A इज द हीट ट्रांसफर एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। तो ये जो है ये इसका एरिया बता रहा है, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लैब, ठीक है, नॉर्मल टू दिस हीट फ्लो। जो हीट फ्लो है हमेशा नॉर्मल टू द एरिया होता है, ठीक है। dt/dx इज शोइंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। द यूनिट विल बी आइदर डिग्री से सेंटीग्रेड पर मीटर और इट मे बी केल्विन पर मीटर, ठीक है। तो केल्विन पर मीटर भी हो सकता है या डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर भी हो सकता है। K is the constant of proportionality called as thermal conductivity of material. What is the K? K is called the thermal conductivity of the material, ठीक है। The unit of this K, अगर K की यूनिट की मैं बात करूं तो K की यूनिट जो होगी that will be watt per meter Kelvin और watt per meter degree centigrade, okay. So this will be the thermal conductivity of the material, okay. So this is the Fourier law of heat conduction. There are some assumptions that we have taken in the Fourier law, जिसको बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जिसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट जो assumption है वो ये है कि steady state conduction and the temperature does not change with the time. We assume that the temperature T1 as well as T2 does not change with the time, ठीक है। तो steady state conduction हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो हम मान के चलते हैं, दैट मींस द हीट इज फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मान के चलते हैं, देखिए जो आपका यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एरिया, तो एक एजम्पशन ये होता है। दूसरा आपका एजम्पशन ये होता है द कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट और लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल हम यहाँ पे मान के चलते हैं। वी आर एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर ग्रेडियंट हियर T1 T2 is a T1 T2 is a straight line, ठीक है। दैट मींस इट इज अ लीनियर प्रोफाइल, ठीक है। जो T1 T2 का आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है T1 T2, ठीक है, के बीच में वो हमारा क्या है, लीनियर प्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद नो इंटरनल हीट जनरेशन, इसके अंदर कोई हीट नहीं जनरेट हो रही है, ठीक है, स्लैब के अंदर। द बाउंडिंग सरफेस आर आइसोथर्मल इन कैरेक्टर, जो बाउंडिंग सरफेस है वो हमारे आइसोथर्मल है। मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल है वो आपका हर जगह एक जैसा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, एज वेल एज इट इज होमोजीनियस। सो द थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल इन ईच डायरेक्शन इज सेम एंड कांस्टेंट, ठीक है। दैट मींस आप कहीं भी इसके मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी की बात करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा के ही होगी, यहां भी के होगी, यहां भी के होगी। आप किसी भी कोने में चले जाओ तो जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट। सो दिस इज द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन एंड दैट विल बी जनरली यूज्ड टू फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर रेट और हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया इन अ कंडक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी कंडक्शन की प्रॉब्लम होगी उसमें आप इसका यूज करोगे, ठीक है। नाउ कम टू द थर्मल कंडक्टिविटी। सो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को। तो ऐसा जैसा कि आप जानते हो कि जो आपका फूरियर लॉ होता है, फूरियर लॉ से ही हमने यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जो फूरियर लॉ होता है वो ये कहता है कि Q इक्वल टू माइनस के ए dt/dx, this is the Fourier law, ठीक है। So if you want to define the thermal conductivity, let me call this as K. K को अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो K can be written as minus Q/A 1 upon dt/dx. So this will be the value of thermal conductivity as you know, ठीक है। So the thermal conductivity of material is defined as rate of heat transfer through a unit thickness of material per unit area and per unit temperature gradient, ठीक है। So the thermal conductivity को हमने डिफाइन किया है, that is defined as the rate of heat transfer through a unit thickness, ठीक है, of material per unit area and per unit temperature difference. For the per unit temperature difference we have defined the thermal conductivity like this, ठीक है। So what is the thermal conductivity? Basically the thermal conductivity of a material is a measure of how fast heat will फ्लो इन दैट मटेरियल, कि आपका जो हीट है उस मटेरियल में कितनी तेजी से फ्लो करेगा, ये चीज मेजर करता है कौन? थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। द लार्जर वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इंडिकेट्स दैट द मटेरियल इज अ गुड हीट कंडक्टर। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब जो आपका मटेरियल है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। अगर उसकी वैल्यू कम है, a low value indicates that material is a poor heat conductor or insulator. अगर आपकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू लो है तो जो आपका मटेरियल है इट विल बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इट विल बी अ इंसुलेटर, ओके।
सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब बारे में बात करें तो इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। ठीक है, ये उस मटेरियल की एबिलिटी दिखाता है टू कंडक्ट द हीट। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एक तरह की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट के आप यहां से खुद निकाल सकते हो। यूनिट की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यू कैन राइट डाउन दिस यूनिट एज watt per meter Kelvin. It will be watt per meter Kelvin. Unit will be watt per meter Kelvin. ठीक है, तो आप अगर वैसे निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, बिकॉज K is defined as you know this is Q upon A 1 upon dt by dx. So if you want to find out the unit of this K, as you know the unit of Q we have defined it as W. The unit of A we have a unit of area as meter square. ठीक है, and this will be the temperature. Temperature will be temperature difference, either you will take this in Kelvin or degree Celsius. I am taking this as Kelvin. ठीक है, or divided by meter. So meter will be cancel out and the unit of thermal conductivity will be watt meter Kelvin, watt per meter Kelvin. So this will be the unit of thermal conductivity, or it may be watt per meter degree Celsius. You may write down this as a unit of the thermal conductivity. For the solid, the thermal conductivity is function of only temperature, and for the gases and vapor, the thermal conductivity is function of pressure as well as temperature. Function of प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स। ये क्यों है मेटल बेस्ट कंडक्टर्स, फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जो मेटल होते हैं उसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज वेल एज देयर आर लैटिस वाइब्रेशन, एंड ड्यू टू विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द मेटल एंड इट कंडक्ट्स हीट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। ओके, alloying element of metal will reduce the value of thermal conductivity. अगर आप मेटल में कुछ मिला देते हो that means it will, if it is a alloy, ठीक है, मेटल के बाद अगर हम alloy की बात करते हैं तो alloy it is not a pure metal, it is an alloy. If it is a alloy of metal then the thermal conductivity will reduce. तो thermal conductivity कम हो जाती है। K decreases with increase in the temperature in most of the metal except aluminium and uranium. ठीक है, जनरली जो K होता है हमारा that means the thermal conductivity of the मेटल की अगर मैं बात करूं तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जनरली हमारे डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। क्यों डिक्रीज इंक्रीज होती है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम और यूरेनियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो मेटल्स हैं उसमें हमारी थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। ठीक है, इन यूरेनियम इट इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। ये एक हम कह सकते हैं कि एक हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, इन एल्युमिनियम K इज कांस्टेंट बिटवीन -130 टू 370 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जनरली एल्युमिनियम के लिए -130 से 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई भी चेंज नहीं पाया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी में। ठीक है, गैसेज विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट हैव स्मॉलर K। ठीक है, जिसके गैसेज में जिनकी जो हमारी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है जिन गैसेज का, ठीक है, उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Materials having crystalline structure have higher value of thermal conductivity than amorphous form. अगर कोई आपका मटेरियल जिसका मटेरियल स्ट्रक्चर हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, तो उसमें हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छी होगी। जैसे क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू द एमोर्फस फॉर्म, जैसे ग्लास। ठीक है, तो ग्लास से ज्यादा अच्छी हमारी किसमें होगी थर्मल कंडक्टिविटी, क्वार्ट्ज में होगी, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो लैटिस वाइब्रेशन होते हैं वो बेटर तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द हीट कंडक्शन कैपेसिटी इज हायर इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मटेरियल। ठीक है, और जो एमोर्फस होंगे उसमें हमारे जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसकी कम होगी एमोर्फस की। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल द थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन बाय K0 1 plus beta T, where K0 is the thermal conductivity of material at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बीटा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका जो बीटा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वेरी करेगी। ठीक है, ज्यादातर मटेरियल के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं रेंज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रेंज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस पे थर्मल कंडक्टिविटी मेंशन की हुई है और इधर आपके सारे जो है मटेरियल वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0.01 है, 0.1 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसेज की। देखो गैसेज की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम होती है, जैसा मैंने बताया था। ठीक है,
तो 0.01 से थोड़ा ज्यादा आप देख सकते हो, ये 0.01 से लेकर के ये आपका 0.1 से लेकर 0.5 के आसपास ये कह सकते हो आपकी गैसेस की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपकी वैरी करती है, ठीक है, जहां पे आपका हाइड्रोजन भी है, ठीक है। उसके बाद आप लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये हमारा 0.1 से लेकर 10 के बीच में लगभग वैरी कर रही है जो लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी है, आप देख सकते हो, ठीक है। इंसुलेटिंग सॉलिड्स जो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.1 से लेकर के आप देख सकते हो कि 6-7 के आसपास यहां पे वैरी कर रही है इंसुलेटिंग सॉलिड्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नॉन मेटेलिक सॉलिड्स, जो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स है जैसे वुड हो गया, ठीक है, एस्बेस्टस हो गया, ये जितने भी हैं हमारे पास, उसके लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो आप देख सकते हो 1 से लेकर के यहाँ पे 10 से कुछ ज्यादा है, दैट मींस इट विल अराउंड 30-40, ठीक है, तक हमारा जो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करती है। उसके बाद आपका आता है एलॉय, ठीक है, एलॉय की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 10 से लेकर 100 वाट पर मीटर केल्विन तक हमारी जो है वेरी करती है। उसके बाद आते हैं प्योर मेटल्स, प्योर मेटल्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है एज यू नो, एंड प्योर मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 100 to 1000, ठीक है, 100 से लेके 1000 के बीच हमारी जो प्योर मेटल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लाई करती है, ठीक है। सो द थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ सॉलिड में बी मोर देन द 4 टाइम्स लार्जर देन द गैसेज, ठीक है, जनरली जो गैसेज होते हैं उससे 4 गुना ज्यादा होती है हमारे सॉलिड्स की थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, फॉर प्योर मेटल विच आर ऑफ लो रेजिस्टिविटी एंड द के इज मच लार्जर, ठीक है। सो देखो, जो हमारा प्योर मेटल होता है उसमें जो रजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, तो ड्यू एज द रजिस्टिविटी इज लोअर द के इज हायर द थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज मच हायर देन द के एल, ठीक है। सो जनरली जो मेटल होते हैं उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी होता है दैट इज के ई प्लस के एल, तो ये जनरली 70% होता है और ये हमारा 30% होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल कंडक्ट हीट मेनली ड्यू टू द migration of free electrons as well as lattice vibration is also involved. So 30% consists of lattice vibration and 70% consists of the free electron, migration of free electron, ठीक है। For the alloy which are substantially larger resistivity, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ alloy की, तो alloy में resistivity larger होती है, the contribution of KL to K is no longer negligible। तो अगर हमारा जो alloy है, alloy में बेसिकली क्या होता है, alloy में दोनों की वजह से होता है, सो K इज इक्वल टू के ई प्लस के एल, ठीक है। तो एलॉय के केस में ये थोड़ा सा कम हो जाता है, के ई की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है और के एल की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ये कह सकते हैं। तो जो एलॉय का केस है उसमें हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसमें ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू, ये कह सकते हैं कि 50% इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड 50% इज ड्यू टू द थर्मल इज ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर नॉन मेटेलिक सॉलिड्स द वैल्यू ऑफ के प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन के एल, ठीक है। अगर नॉन मेटेलिक आपका सॉलिड्स है, मतलब मेटल नहीं है अगर आपका सॉलिड, तो उसमें जनरली जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है दैट इज ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन ओनली, ठीक है, व्हिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लैटिस। लैटिस वाइब्रेशन मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो जनरली जो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उसमें जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है या जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज ओनली ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन एंड द कंपोनेंट ऑफ लैटिस वाइब्रेशन कंडक्टिविटी इज गिवन बाय KL, ठीक है। The regularity of which lattice arrangement has importance effect on KL, ठीक है। जो आपका रेगुलरिटी है लैटिस अरेंजमेंट की, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जो आपका कंपोनेंट है थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर लैटिस वाइब्रेशन, दैट मींस द KL इज डिपेंडेंट ऑन द लैटिस अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर वेल क्रिस्टलाइन आपका सॉलिड है तो उसमें जो लैटिस अरेंजमेंट है वो वेल ऑर्डर्ड होगा, ठीक है। अगर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें लैटिस अरेंजमेंट क्या होगा, वेल ऑर्डर्ड होगा, और अगर आपका वेल ऑर्डर्ड है तो उसमें जो हीट ट्रांसफर है तो ये जो KL है वो काफी अच्छा होगा उसका। और अगर KL अच्छा है, लाइक जैसे क्वार्ट्ज हो गया, तो क्वार्ट्ज हैविंग अ हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन द एमोर्फस मटेरियल लाइक ग्लास। ग्लास से हमारा जो क्वार्ट्ज की थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफी अच्छी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें हमारे जो लैटिस अरेंजमेंट होते हैं वो वेल ऑर्डर्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू ऑफ दिस KL विल बी हायर, ओके। In fact, the crystalline non-metallic solid, जो हमारे crystalline non-metallic solid होते हैं, such as diamond and the beryllium oxide, the KL can be quite large, exceeding the value of K associated with good conductors such as aluminium, ठीक है। जनरली जो हमारे डायमंड होते हैं या हमारा बेरिलियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, इनके जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है, जबकि ये मेटल नहीं है, ठीक है। दे आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू काफी ज्यादा है। तो वो क्यों ज्यादा है थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू? क्योंकि उनके जो लैटिस अरेंजमेंट
एलिमेंट होते हैं दे आर वेल रेगुलर और वेल ऑर्डर्ड लैटिस अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन द डायमंड. सो द ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन द हीट इज ट्रांसफर्ड वेरी वेल इन दैट टाइप ऑफ मटेरियल. ठीक है, सो इन दैट केस द स्केल विल बी वेरी वेरी लार्ज. यू कैन से दिस स्केल विल बी वेरी वेरी लार्ज इन केस ऑफ डायमंड इफ इट इज अ डायमंड. ठीक है, तो डायमंड के केस में ये काफी ज्यादा होता है केल, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है डायमंड की वो काफी अच्छी होती है. तो नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगा कि बाकी सारे जो हमारे पास मैटर है, गैसेज, इंसुलेटर्स, लिक्विड और नॉन मेटेलिक सॉलिड्स, मेटल्स, प्योर मेटल्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कैसे लाइक करती है. तो यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस में थर्मल कंडक्टिविटी रखी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेंज है थर्मल कंडक्टिविटी की वो क्या है. आप देख सकते हो दिस इज फॉर द गैसेज, दिस इज फॉर इंसुलेटर बिटवीन 0.1 to 1 नियरली. ठीक है, दिस इज फॉर लिक्विड्स बिटवीन 1 to 10 नियरली, बिटवीन 0.1 to 10 नियरली. ठीक है, फॉर नॉन मेटेलिक सॉलिड इट इज गोइंग अप टू 100 नियरली. ठीक है, अप नॉट अप टू 100, इट इज अप टू 70, I think it is 76 to 60. ठीक है, एंड फॉर द मेटल इट इज गोइंग बियॉन्ड 100. आप देख सकते हो मेटल के लिए 100 से ज्यादा है. ठीक है, उसके बाद फॉर प्योर मेटल इट इज बिटवीन 100 to 1000, 100 to 1000 के बीच है. और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो देखो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, बेरिलियम ऑक्साइड, क्वार्ट्ज, इन सब की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये काफी ज्यादा है, आप देख सकते हो. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एल्युमिनियम से भी ज्यादा है जो डायमंड है या ग्रेफाइट है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि ये जो होते हैं हमारे डायमंड जो होते हैं दे आर वेल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, दीज हैव द वेल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड लैटिस ड्यू टू एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन इज वेरी वेरी लार्जर इन दैट केस. दैट्स व्हाई द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड इज मोर देन द मेटल्स. ठीक है, मेटल्स से भी ज्यादा होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका वेरिएशन कैसा होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स की. ठीक है, तो अगर मैं मेटल्स की यहाँ पे बात करता हूं तो मेटल्स में क्या होता है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. जो हमारा फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का मेटल में, ठीक है, उसकी वजह से जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेटल में बढ़ जाती है सेवरल टाइम्स. ठीक है, but at the same time due to the increase in the temperature the vibration of molecule in the metal becomes violent. ठीक है, लेकिन at the same time जब से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाते हैं मेटल में. ठीक है, तो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द वाइब्रेशन द मेटल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल में दैट बिकम्स वायलेंट एंड दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते तो वो वायलेंट हो जाते हैं जो वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन के वायलेंट होने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. ठीक है, एंड द कंट्रीब्यूशन टू द हीट कंडक्शन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. तो इसकी वजह से जो के हम कह सकते हैं कि जो इसकी वजह से के ई की वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है. सो द वैल्यू ऑफ के ई डिक्रीजेस, थस इट मे रिजल्ट इन नेट डिक्रीज इन द हीट फ्लो. तो इसीलिए अगर हम आप मेटल की बात करें तो मेटल में जनरली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है. हेंस फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मेटल की बात करूं तो मेटल में जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज होगी अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूंगा एक दो. ठीक है, देखिए जैसे ये सिल्वर है. ठीक है, तो सिल्वर में आप देख सकते हो इधर मैंने थर्मल कंडक्टिविटी लिखा हुआ है और इधर हमारा टेम्परेचर लिखा हुआ है. तो सिल्वर में देख सकते हो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. कॉपर के लिए सेम केस है, गोल्ड के लिए, एल्युमिनियम के लिए, टंगस्टन, प्लैटिनम, आयरन. ठीक है, यू कैन सी इट फॉर द स्टेनलेस स्टील ऑल्सो. ठीक है, एज वेल एज फॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड. दिस इज फॉर fused quartz. This line is for fused quartz. ठीक है, so this is one of the diagram in which you can see the silver, copper, gold, aluminum, all these the thermal conductivity of all these material is decreasing with increase in the temperature. टेम्परेचर के साथ इनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूंगा नॉन मेटल्स की. तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस. क्योंकि नॉन मेटल में जो ट्रांसफर होता है बेसिकली हीट का वो होता है हमारा लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू. तो लैटिस वाइब्रेशन जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हैंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस इन नॉन मेटल्स, थस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जनरली जो नॉन मेटल्स होंगे उसमें हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है फॉर द नॉन मेटल्स
अगर मैं नॉन मेटल्स के लिए बात करता हूं तो जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू वो इंक्रीज होगी विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की कैसे वेरी करेगी और हमारी जो हमारे नॉन मेटल है उसकी कैसे वेरी करेगी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ओके, सो नाउ कम टू द थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएशन फॉर द लिक्विड। लिक्विड के लिए कैसा वेरिएशन रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाते हो उसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी है जनरली डिक्रीज करती है, बट फॉर वाटर एंड ग्लिसरीन आर द एक्सेप्शनल केसेस। वाटर और ग्लिसरीन इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, जनरली प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। एज जनरल रूल द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट। जनरली जो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा किसी लिक्विड का तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है हमारी कम होगी। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो लिक्विड में ये हुआ कि अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड के केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, दैट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। दिस इज अ जनरल। ठीक है, नॉट फॉर वाटर एंड ग्लिसरीन, वाटर एंड ग्लिसरीन आर द एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि जो मॉलिक्यूलर वेट की, तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करते हो, अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर उसका मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड का ज्यादा है तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है। दिस इज फॉर वाटर। वाटर के लिए आप देख सकते हो विथ टेम्परेचर इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सो ये एक्सेप्शन है हमारा वाटर। ठीक है, अमोनिया के लिए देख सकते हो आप डिक्रीज हो रहा है, इंजन ऑयल के लिए भी डिक्रीज हो रहा है, स्मॉल डिक्रीज। For refrigerant R12 is a refrigerant, Freon 12 or R12 is a refrigerant. For this also with increase in the temperature the thermal conductivity decreases. Okay, so I think it is clear that how the thermal conductivity varies for liquid, gases as well as सॉलिड्स। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गैसेज की, ठीक है, तो गैसेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर द गैसेज। दिस इज फॉर द गैसेज। ओके, सो अगर गैसेज की हम बात करें तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स हायर देन सम लोअर टेम्परेचर रीजन। ठीक है, तो जो वेलोसिटी हमारी है गैसेज में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है हमारी वो इंक्रीज होती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, सो द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू द लो टेम्परेचर रीजन एंड गिव्स अप इट्स एनर्जी थ्रू कॉलिजन टू द लोअर टेम्परेचर मॉलिक्यूल। तो गैसेज में जनरली जब आप हीट अप करते हैं तो जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा तेजी से आप मूव करने लगते हैं और ज्यादा तेजी से मूव करने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो कॉलिजन का रेट है वो भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मोस्ट ऑफ द गैसेज की इंक्रीज होती है विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो थर्मल कंडक्टिविटी है आपके गैसेज की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, thus the thermal conductivity of gases increases with increase in the temperature and it is proportional to square root of absolute temperature and it is also affected by change in the temperature and it is also affected by change in pressure and humidity। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गैसेज की बात करता हूं तो गैसेज में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास गैसेज है। एज यू कैन सी दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ H2, He, स्टीम, ठीक है, CO2 एंड R12। अब यहाँ पे देखिए R12 पहले भी था, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे किस फॉर्म में, यहाँ पे गैस फॉर्म में। तो गैस फॉर्म में R12 की जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। तो गैसेज के केस में थर्मल कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। ठीक है, सो नाउ कम टू द हीट कन्वेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे हीट कन्वेक्शन की। तो हीट कन्वेक्शन क्या होता है, जैसा मैंने बताया था, हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड एडजेसेंट फ्लूइड that is in motion is called the heat convection. It involves the combined effect of conduction and the fluid motion। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंबाइंड इफेक्ट होता है कंडक्शन का और फ्लूइड मोशन का। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम इस पैन में लेकर के यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो फ्लूइड एलिमेंट होगा, ठीक है, वो इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। इस सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद ये फ्लूइड एलिमेंट हीटेड हो जाएगा और जो हीटेड फ्लूइड एलिमेंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका पैन का सरफेस है नीचे वाला जिसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ से हमने हीट दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा ये हीट होगा। ठीक है, और हीट होने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और हीट होने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो हमारे पास
क्या है, जो ठंडे और या जो कोल्ड मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या आएंगे, नीचे आएंगे, एंड देयर विल बी सर्कुलेशन, यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कुलेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज नेचुरल सर्कुलेशन, ठीक है, और इसको हम लोग नेचुरल सर्कुलेशन बोलेंगे, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन में बेसिकली इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड द फ्लूइड मोशन, ठीक है। एक तो आपका यहां से ये हीट ले रहा है इस सरफेस से, ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है कि आपस में जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा क्या है कि जो हीट है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यू कैन सी देयर इज अ कन्वेक्शन, देयर इज अ कंडक्शन, देयर इज अ रेडिएशन, ठीक है। सो कन्वेक्शन करंट्स की अब मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, वही जो हमारे व्हेन द पार्टिकल्स in the air are heated, they become less dense and generally rises above the unheated more dense particle around them, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब एयर को हीट करते हो तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, जो उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाता है, और जो हीटेड एयर है वो ऊपर चली जाती है और जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एयर है वो हमारा मूव करती है, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट, इसी चीज को कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, ठीक है, चाहे एयर हो या कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। The denser mass of gas or liquid move to fill the space left by heated particle, ठीक है। जो डेंसर मास ऑफ गैस या लिक्विड है वो मूव करता है टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय हीटेड पार्टिकल, जहां से आपका हीटेड पार्टिकल मूव हुआ है वहां पे डेंसर फ्लूइड आपका मूव कर जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही करंट जनरेट होता है। द पार्टिकल दैट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट बिकम कूलर एंड मोर डेंस, ठीक है। तो जो चीज आपकी दूर चली जाती है, जो आपकी हीट सोर्स से है, वो आपकी कूल हो जाती है और वो ज्यादा डेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जनरली नेचुरल कन्वेक्शन का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पार्टिकल इन अ लिक्विड और गैस व्हेन यू हीट दैम, ठीक है। जब आप उसको हीट करते हो तो क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये आपके पास देख रहे होगे, दिस इज अ पार्टिकल, ठीक है, ये आपका पार्टिकल है कोई, ठीक है। द पार्टिकल स्प्रेड आउट एंड बिकम लेस डेंस एंड दिस अफेक्ट द फ्लूइड मूवमेंट। तो होता क्या है, जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो ये पार्टिकल आपस दूर जाने लगते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, लेस डेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आप हीट करते हो तो डेंसिटी जनरली जो आपकी गैस है या कोई भी फ्लूइड है उसकी आपके डिक्रीज करती है, ठीक है। दूसरा, आपका जो कूलर फ्लूइड होते हैं वो मोर डेंस होते हैं, एंड द फ्लूइड सिंक थ्रू द वार्मर एंड लेस डेंस फ्लूइड, ठीक है। जो कूलर फ्लूइड होंगे वो हमारे मोर डेंस होंगे, ठीक है, एंड फ्लूइड सिंक्स थ्रू वार्मर लेस डेंस फ्लूइड, ठीक है। इन इफेक्ट द वार्मर लिक्विड एंड गैसेज राइजेज अप, ठीक है। तो जो वार्मर लिक्विड और गैसेज होंगे इसकी वजह से राइज हो जाते हैं, ठीक है, एंड द कूलर लिक्विड एंड गैसेज विल फॉल डाउन। तो कूलर जो लिक्विड गैस होंगे वो हमारे फॉल हो जाएंगे, और जो हमारे वार्मर लिक्विड गैसेज होंगे वो हमारे क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा कन्वेक्शन का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल कन्वेक्शन का, हैव यू एवर नोटिस दैट एयर नियर सीलिंग इज वार्मर देन द एयर नियर द फ्लोर। जो आपका घर होता है गर्मियों के दिनों में आप देखते होगे कि जो एयर होती है आपकी फ्लोर पे वो ठंडी होती है, अगर आप सीलिंग की एयर की बात करो तो वो आपको गर्म मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसका रीजन यही होता है कि जो ठंडी एयर होती है वो आपके रूम में नीचे आ जाती है, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। So this happens due to the natural convection or natural circulation, ठीक है। और द वाटर इन अ पूल इज कूलर एट द डीप एंड, ठीक है। इसी तरीके से जो वाटर होता है पूल में, उसमें भी इसी तरीके से हमारा होता है। जो हमारा डीप, अगर डीप में आप जाओगे तो आपको ठंडा वाटर मिलेगा, और अगर ऊपर बात करोगे तो वाटर आपको गर्म मिलेगा, ठीक है। द एयर मूवमेंट इन होम पॉट ऑफ हीटिंग ऑफ वाटर, जो वाटर में हम पॉट को हीट करते हैं तो इसमें जो बॉइलिंग होता है वो भी इसी वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा यहाँ से फ्लूइड है, ठीक है, वो हीट लेकर के इस सरफेस से ऊपर की तरफ जाता है, और जो कोल्ड फ्लूइड है वो हमारा वाटर का नीचे आता रहता है, एंड देयर इज अ नेचुरल सर्कुलेशन ऑन इन दिस पर्टिकुलर पोर्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रूम का एग्जांपल है और यहाँ पे आपका पोर्ट का एग्जांपल है ऑफ द कन्वेक्शन, ठीक है। नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आंसर करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, व्हाई आर द गैसेज लिक्विड्स why are the gases liquids are generally poor conductor of heat, ठीक है। क्यों आपके गैसेज और लिक्विड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। सो आंसर करने की कोशिश कीजिए इसको आप, ठीक है। नाउ कम टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जनरली जो हमारा कन्वेक्शन होता है, ठीक है, तो कन्वेक्शन में हम लोग यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर
जनरली मान लीजिए कि अगर मान लें कि अगर ये कोई प्लेट है हमारी, दिस इज वन ऑफ द प्लेट, ठीक है, एंड देयर इज अ एयर विच इज मूविंग अबव दिस प्लेट, लेट अस assume the temperature of this air to be T infinity and the temperature of this plate to be Ts, ठीक है। अगर मैं इसको Ts मानता हूं, ठीक है, टेम्परेचर को, ठीक है, एंड द एरिया इज assumed to be A, let us assume the area to be AS, ठीक है, तो जो हमारा Q कन्वेक्टिव होगा, द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज गिवन बाय HAS TS माइनस T इन्फिनिटी। ओके, सो जो अगर आपका Ts टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे HAS TS माइनस T इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपका जो Ts है, अगर आपका Ts ज्यादा है T इन्फिनिटी से, तो जो आप इक्वेशन लिखोगे Q की, Q कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की जो इक्वेशन होगी, ठीक है, Q कन्वेक्टिव जो आपका होगा, दैट विल बी HAS TS minus T infinity. But if the TS is less than T infinity, but T infinity is greater than this, then this equation become HAS T infinity minus TS, ठीक है। So equation become reverse, ठीक है, in that case. So यहाँ पे H क्या है, H हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, एंड द यूनिट विल बी वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड और वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन। AS is the surface area through which the convection heat transfer is taking place. A आपका AS या A आपका surface area है जिससे आपका convection heat transfer हो रहा है, ठीक है। TS is the surface temperature, ठीक है, and T infinitive is the temperature of fluid sufficiently far from the surface, ठीक है। T infinitive is the temperature of the fluid here, okay। सो अगर मैं यहाँ पे H की बात करूं, देखिए यहाँ वहां पे अगर आप हीट कंडक्शन की फूरियर इक्वेशन की बात करोगे तो वहां पे आपके पास K था जिसको हमने बोला था थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास है H, दिस इज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। जो थर्मल कंडक्टिविटी थी वो एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड या प्रॉपर्टी ऑफ हम कह सकते हैं कि फ्लूइड थी, ठीक है, बट ये जो हमारा H होता है, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये हमारा H जो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइंड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ज्योमेट्री, ये आपका सरफेस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड मोशन पे डिपेंड करता है कि जो आपका फ्लूइड का मोशन है वो लैमिनार है, टर्बुलेंट है या कैसा है, फोर्स है या फिर नेचुरल है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, the velocity, this also depends on this velocity of this air which is flowing here, ठीक है, तो इस velocity पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। fluid temperature at the surface equal to the surface of the temperature of the solid, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ पे फ्लूइड का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल टू TS, ठीक है, ये एक स्पेशल नोट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली जो क्लासिफिकेशन होता है कन्वेक्शन का, वो हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। या तो आपका फ्री कन्वेक्शन हो सकता है, ठीक है, फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन हो सकता है, जैसा मैंने बताया बाय द बायोंसी फोर्स, जो आपकी हॉट एयर है वो आपकी ऊपर चली जाएगी, जो कोल्ड एयर है वो आपकी नीचे आ जाएगी, और अपने आप जो है वो इस तरीके का जो सर्कुलेशन है आपका वो होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। देयर में बी द फोर्स कन्वेक्शन ऑल्सो, फोर्स कन्वेक्शन कब होगा, मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक फैन लगा दिया है और इस फैन के थ्रू आप जो एयर है यहाँ पे ब्लो कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द फोर्स कन्वेक्शन, दिस इज इंड्यूस्ड बाय सम एक्सटर्नल मींस, अगर आप सम एक्सटर्नल मींस का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, फोर्स कन्वेक्शन कहलाएगा। जो फोर्स कन्वेक्शन होगा उसमें जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके H की वैल्यू होती है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर वो हमारा ज्यादा होता है, ठीक है। में अकर विथ फेज चेंज बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, जो बॉइलिंग कंडेंसेशन होता है उसमें ये होता है हमारा जो कन्वेक्शन होता है, ठीक है, वो हमारा बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन जो भी होता है ये कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जो वैल्यू ऑफ H है वो किस पे डिपेंड करता है, जो कोफिशिएंट ऑफ आपका कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है आपका H, दैट डिपेंड्स ऑन विच क्वांटिटी, किस किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो चीज है ऑन द रफनेस कंडीशन, रफनेस कंडीशन पे डिपेंड करता है, लाइक रफनेस एंड द क्लीननेस ऑफ द सरफेस, कि आपका जो सरफेस है वो कितना क्लीन है कितना रफ है, इस पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो सरफेस की कैसी है, ओरिएंटेशन सरफेस का कैसे है, जैसे आपका प्लेट है, सिलेंडर है, स्फीयर है, या वर्टिकली प्लेस किया है या हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है,
डेंसिटी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है आपके फ्लूइड की उस पे भी डिपेंड करता है। लाइक H ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, स्पेसिफिक हीट, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो H जो है वो काफी सारी चीजों का फंक्शन है। ठीक है, मतलब H जो है, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो H जो है, H इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, एज वेल एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, एज वेल एज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड। सो H डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। ठीक है, सो H इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस H इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपका काफी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जो कि कई चीजों पे डिपेंड करता है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा कि आपका जो नेचर ऑफ जो फ्लूइड फ्लो है वो कैसा है, लैमिनार है या टर्बुलेंट है। बाउंड्री लेयर कैसी बन रही है उस पे भी डिपेंड करेगा। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, तो टेम्परेचर कंडीशन, प्रीवेलिंग टेम्परेचर कंडीशंस पे भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जनरली जो वैल्यू होती है यहाँ पे H की, एक मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ्री कन्वेक्शन होगा उसमें H की वैल्यू कम होती है जनरली। फ्री कन्वेक्शन में अगर आपका गैस है तो 2 से 25 के बीच लाई करेगा, लिक्विड है तो 50 टू 100 के बीच लाई करेगा। ठीक है, अगर आपका फोर्स कन्वेक्शन है तो फोर्स कन्वेक्शन में द वैल्यू ऑफ H will lie between 25 to 250 and for liquid it will lie between 50 to 20,000। ठीक है, तो ये 50 से 20,000 के बीच लाई करेगा अगर आपका फोर्स कन्वेक्शन है तो। और अगर आपका बॉइलिंग या कंडेंसेशन है तो इस केस में जो H की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इट इज फ्रॉम 2500 टू 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन है उसमें जो ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाई डज हॉट एयर राइजेज एंड द कोल्ड एयर सिंक्स इन अ डे टाइम। डे टाइम में आपकी जो गर्म एयर है वो ऊपर क्यों चली जाती है, कोल्ड एयर नीचे क्यों आ जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन वही है कि जो कोल्ड एयर है वो आपकी क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है, वार्म एयर आपकी लाइट हो जाती है। ठीक है, सो द कोल्ड एयर मूव डेंसर देन वार्म एयर एंड सो द कूल एयर फॉल्स थ्रू द वार्म एयर। ठीक है, तो इसीलिए जो कूल एयर है वो नीचे आ जाती है और जो हमारा हॉट एयर है वो ऊपर चली जाती है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, व्हाई द बॉयलर्स प्लेस्ड बेनिथ हॉट वाटर टैंक्स इन पीपल्स होम। ठीक है, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है, जो हॉट वाटर है वो राइज करता है। सो व्हेन द बॉयलर हीट्स द वाटर राइजेज अप एंड द वाटर टैंक इज फिल्ड विद द हॉट वाटर। तो जनरली जो बॉयलर होता है वो अपने आप जो टैंक होता है उसको हॉट वाटर से हमारा फिल कर देता है। नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल ऑफ द कन्वेक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल है यहाँ आपका कन्वेक्शन का, द कोल्ड या योर रेफ्रिजरेटर में आपको पता है कि यहाँ पे होता है आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट। ठीक है, where the freezer compartment is put in the fridge, here there is a freezer compartment। ठीक है, तो जो आपका देखिए यहाँ पे तो आपकी कूलिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारा कॉइल नहीं होती है। ठीक है, कोई भी एवोपरेटर की कॉइल नहीं होती, तो यहाँ इन सब में कैसे हमारी जो कूलिंग है वो होती है, जहाँ पे हम सब्जी रखते हैं या कोई फूड स्टोर करते हैं या हम एप्पल स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी स्टोर कर रहे हैं, तो ये कैसे कूल होते हैं। तो ये जो कूल होते हैं ये हमारे नेचुरल सर्कुलेशन या नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू कूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी यहाँ पे एयर है, ठीक है, जो कि इसके कांटेक्ट में आ रही है, जो आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट है वो ठंडी हो जाती है। तो ठंडी एयर तो आपकी नीचे आ जाती है, आप देख सकते हो ये ठंडी एयर है, ये आपकी नीचे आ जाती है और धीरे धीरे जो हॉट एयर है वो हमारी ऊपर राइज करती रहती है। तो देयर विल बी अ नेचुरल सर्कुलेशन और नेचुरल कन्वेक्शन इनसाइड द फ्रिज। ठीक है, एंड ड्यू टू विच द हीट is being transferred from this freezer compartment to this particular एरिया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा हीट है ये सारी हीट जो है यहाँ पे सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, और इस वजह से जो हमारा नीचे का जो फूड है वो भी हमारा क्या होता है, कूल होता रहता है। ठीक है, सो नाउ कम टू द रेडिएशन। सो व्हाट इज द रेडिएशन? The thermal energy transferred by radiation is caused by electromagnetic wave। ठीक है, जनरली जो हमारा थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है रेडिएशन की वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है, जो कि या फोटोन्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, उनके थ्रू होती है। द थर्मल रेडिएशन इज एमिटेड बाय ऑल सरफेसेस विच इज कैप्ट एट फाइनाइट लेवल। कोई भी आपका सरफेस हो वो हमेशा कुछ ना कुछ जो रेडिएशन है वो आपका निकालता रहता है या रेडिएशन इमिट करता रहता है। ठीक है, व्हेन द सरफेस इज कैप्ट एट एनी टेम्परेचर, कोई भी आपका सरफेस किसी भी टेम्परेचर पे हो वो कुछ ना कुछ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन के रूप में एमिट करता है। ठीक है,
दिस हैपेंस फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ये सब जगह होता है, सॉलिड्स में भी होता है, गैसेज में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है। रेट ऑफ एमिशन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, जैसे जैसे आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो रेट ऑफ एमिशन है या थर्मल रेडिएशन जो है वो आपका इंक्रीज करता है। रेडिएंट एनर्जी डज नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल और मीडियम टू ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी है उसको ट्रांसफर होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप देखते होंगे जो सन की एनर्जी है वो अर्थ पे पहुंच जाती है, सन और अर्थ के बीच कोई मीडियम नहीं है, देयर इज नो एयर, क्योंकि एयर तो आपकी बस एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग तक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी जो हमारी सन की एनर्जी वो अर्थ तक रीच कर रही है, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग बाय द थर्मल रेडिएशन, जो आपका थर्मल रेडिएशन है उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मोर ओवर द रेडिएशन ट्रांसफर विल अकर इफेक्टिवली इन वैक्यूम, जो वैक्यूम होगा अगर तो जो रेडिएशन ट्रांसफर है वो और भी इफेक्टिवली हमारा हो पाता है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो बाय रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस, ठीक है। जो हमारा मैकेनिज्म होता है हीट ट्रांसफर का वो तीन फेजेस होते हैं। इसमें पहला तो ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू हॉट सोर्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में वो उस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द फोटोन्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू द स्पेस एज रेज, जो फोटोन्स हो जाते हैं, जो फोटोन्स बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वो प्रोपोगेट होते हैं इन द स्पेस एज अ रेज, रेज के फॉर्म में वो प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द पैसेज ऑफ वेव मोशन थ्रू द इंटरवेनिंग स्पेस, वो हमारे जो वेव्स हैं वो हमारे इंटरवेनिंग स्पेस से क्रॉस करते हैं। द फोटोन ट्रेवल विथ अनचेंज फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रेट पाथ विथ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जो हमारा फोटोन निकलते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, जो भी हमारा मीडियम है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव्स इनटू द हीट, जो वेव्स वो होती है, जो फोटोन्स होते हैं वो आपकी बॉडी या जो भी आपके सरफेस है उस पर स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद वो एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ द वेव मोशन इनटू एनर्जी अकर्स इन रिसीविंग सरफेस व्हिच में बी पार्शियली एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो जो भी आपका फोटोन आपके ऊपर आएगा या किसी भी बॉडी के ऊपर रिसीव होगा वो या तो एब्जॉर्ब हो सकता है, या तो रिफ्लेक्ट हो सकता है, या तो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला क्या हो रहा है, फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रो जो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि जो थर्मल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज हो रही है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू क्या है, फोटोन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे फोटोन जनरेशन हो रहा है और वो फोटोन जो है वो पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं विथ अ स्पीड ऑफ लाइट, और वो फोटोन जिस भी सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं वहां से उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो बाय दिस वे द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द रेडिएशन और हीट फ्लो टेक्स प्लेस इन द रेडिएशन, ठीक है। तो जो रेडिएशन है उसके लिए जो हमने लॉ जनरली यूज करते हैं, देखिए रेडिएशन के लिए बहुत सारे और भी लॉ हैं, जैसे हमारा प्लैंक लॉ हो गया, वेन्स लॉ हो गया, ठीक है। लेकिन जो सबसे कॉमन लॉ हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है हमारा स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, द बेसिक रेट इक्वेशन फॉर हीट ट्रांसफर ए बाय द स्टीफन बोल्ट्जमैन ने जो हीट ट्रांसफर का लॉ दिया था उसने ये बोला कि ईबी इज द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज गिवन बाय सिग्मा बी ए into t raised to the power 4, as you can see where what is eb is the energy radiated per unit time, ठीक है। पर यूनिट टाइम आपकी एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है, t is the absolute temperature of the surface, कोई भी सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए ये सरफेस है तो इसका अगर टेम्परेचर t है, ठीक है, तो ये आपका सरफेस का टेम्परेचर हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। द सिग्मा बी इज द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा बी इज गिवन बाय 5.67 into 10 raised to the power -8 watt per meter square Kelvin raised to the power 4, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्मा बी, ठीक है। तो सिग्मा बी की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंट से आई है, दैट इज 5.67 into 10 raised to the power -8। तो जो हमारा रेडिएशन होता है उसमें जनरली जो रेडिएशन इज जनरली गवर्न्ड बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन law, as well as there are many other law which we will use these law like Wayne's law, Planck's law in अदर चैप्टर्स, ठीक है। तो बाद में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उनमें हम अदर दूसरे लॉ भी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्मल रेडिएशन
के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो थर्मल रेडिएशन जो होता है, थर्मल रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच एनर्जी इज एमिटेड बाय सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज यू नो, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करूँ, एक आदमी है और यहाँ पे एक हीट है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि जो थर्मल रेडिएशन है वो इससे भी जनरेट हो रहा होगा और जो यहाँ पे आदमी खड़ा है इसकी बॉडी से भी जनरेट हो रहा होगा। सो जो थर्मल रेडिएशन है वो दोनों से जनरेट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो थर्मल रेडिएशन है वो ज्यादा है, तो ये जो थर्मल रेडिएशन है इस आदमी के पास पहुंचेगा एंड इस आदमी को थोड़ा क्या लगेगा, हॉट फील होगा, ठीक है। इट विल फील द रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, और इट विल फील द हीट दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बर्निंग वुड, ठीक है। तो यहां से ही यहां तक आएगा थ्रू द फोटोन, ठीक है। सो ऑल द बॉडीज विच इज अबव जीरो टेम्परेचर इमिट्स द थर्मल रेडिएशन। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से भी हर टाइम कुछ ना कुछ हीट निकलते रहती है, तो ये जो हमारी बॉडी से हीट निकल रही है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द थर्मल रेडिएशन, ठीक है। ये हमारा थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जो सन से अर्थ जो हमारी एनर्जी आती है दैट आल्सो कम्स ड्यू टू द थर्मल रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, तो बीच में कुछ भी हमारे पास यहाँ पे मीडियम नहीं होता, लेकिन जो सन की एनर्जी वो अर्थ पे पहुंच जाती है, तो ये हमारा उसी के ये हमारा थर्मल रेडिएशन से ही होता है। देयर आर नो पार्टिकल बिटवीन सन एंड अर्थ, सो इट कैन नॉट ट्रेवल बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन कन्वेक्शन से ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि कंडक्शन कन्वेक्शन में हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है, बल्कि थर्मल रेडिएशन में हमें मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम, फास्टेस्ट एट ऑल एट द स्पीड ऑफ लाइट ये ट्रैवल करता है, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी फोटोन्स होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी जो थर्मल रेडिएशन है वो हमारा पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द रेडिएशन आर फायर, हीट पंप्स एंड सन। जैसे आग हो गया आपका, हीट पंप्स हो गए, सन हो गया, ठीक है। these are the example of the radiation. Okay, so this is all for this lecture. In the next lecture we will discuss some numerical problem, as well as we will also discuss some objective problems. Okay, so thank you for listening. Best of luck.